हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 सेंटर ऑफ मास पर है। और इस लेक्चर में हम लोग पूरी बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके कारण पूरे रिजिड बॉडी का, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, पूरे बॉडी का किस तरह मोशन होगा वे आज विजुलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो इसके साथ आज थ्योरी तो इसका पढ़ेंगे ही कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है या एफ एक्सटर्नल कुछ लग रहा है तो उसके कारण उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाला है, कब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कब क्या होगा, सारा क्वेश्चन करेंगे आज। अगर कोई बॉम्ब है वो फट जाएगा तो क्या होगा, अगर कोई सेंटर ऑफ मास पर पुलिंग कर रहे हैं तो उसका मोशन कैसे हो रहा है। जैसे आप अभी देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या, अगर एक रॉड है, अगर उसको हम सेंटर ऑफ मास पर ले जा रहे हैं तो वे सीधा जाएगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास से इधर उधर लेके जा रहे हैं तो वे थोड़ा टेढ़ा करके जाएगा। और एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या, एक जब हम लोग किसी हाइट पर से किसी से यहाँ से लगा के एक रॉड को जब हम फेंकेंगे तो अगर सेंटर ऑफ मास पर इस पर पुश मारेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास जैसा गिर रहा होगा, देख रहे होंगे। और एक क्या, अगर ऊपर में पुश मारेंगे तो वे इस तरह करके गिर रहा होगा। और एक नीचे में अगर पुश मारेंगे तो देख रहे होंगे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सारा सेंटर ऑफ मास एक ट्रेजेक्टरी पाथ फॉलो कर रहा होगा। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स लगने से वे किस तरह पाथ फॉलो करता है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने से किस तरह पाथ फॉलो करता है, तो सारा इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो पूरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। क्या एफ एक्सटर्नल ये कैसे होता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल का है, तो ये फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं पर ये रिजिड बॉडी है या जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अगर इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे या ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर अगर एफ एक्सटर्नल लगा दे तो इसका जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, इसका पूरा मास वहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, ये टोटल मास से मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो यहाँ पे एरो साइन लगा दीजिए तो ये आएगा। तो इसी को आज ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करना बहुत आसान है, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल करना, ये बहुत टफ हो जाता है। तो ड्राइव देखिए तुरंत हो जाएगा। ड्राइव में कुछ रखा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे इसको थोड़ा आपको विजुलाइजेशन कराने का कोशिश करूँगा। तो इसमें देखिए, ये जो मेरा मास है m मास टोटल, ये क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी m1 मास यहाँ पर होगा, m2 मास यहाँ पर कहीं होगा, ऐसा डॉट 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 m3 मास यहाँ कहीं होगा और डॉट 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 mn मास कहीं पर होगा। तो सभी मास को दर्शाना संभव नहीं है। और इसमें हम क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं। एफ एक्सटर्नल कहीं से लगा रहे हैं किसी पॉइंट पर, हमें नहीं पता है कहाँ पे लग रहा है, लेकिन एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके कारण हो सकता है क्या, F1 वेक्टर, ये मास वेक्टर अंदर में कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण F1 लग रहा है। या इसके कारण अंदर में भी इंटरनल कुछ फोर्स होगा, M1 पे लग रहा है, और इस फोर्स के कारण इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, और इंटरनल और ये फोर्स मिलकर ये एफ एक्सटर्नल बना सकता है या कुछ भी। तो इस पर मान लेते हैं M2 पर फोर्स इधर लग गया F2, और मान लेते हैं M3 पर फोर्स किधर लग गया, इस डायरेक्शन में, या Mn पे डायरेक्शन किधर लग गया, इस तरह। लेकिन जब नेट फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे ना तो ये किस तरह आएगा, इसी डायरेक्शन में। जब पूरे पार्टिकल पे अगर देखा जाए वेक्टर सम तो इस तरह आएगा। अब ये कैसे आएगा तो ये अभी हमें प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, लेकिन आप ये नहीं सोचिए अब इधर क्यों दर्शा दिए। अब ये किसी डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे नहीं पता है इसके पार्टिकल का अंदर में क्या किधर फोर्स लग रहा होगा, अंदर का इंटरनल बारे में नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखे तो एफ एक्सटर्नल बाहर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है ना। तो अगर इस एफ एक्सटर्नल के कारण इस पर कितना फोर्स बोला जाए तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है। तो इसी कारण यहाँ रैंडम डायरेक्शन दिखे है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे दिखाने के लिए ये सारा काम किया है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए आप डिस्क्रीट मास सिस्टम में जो पहला लेक्चर है उसमें जाके देखना होगा। उसमें आपको मैंने बताया था क्या, अगर हम आर सेंटर ऑफ मास, अगर आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m1 r1 वेक्टर प्लस क्या लिखते हैं m2 r2 वेक्टर, और फिर प्लस डॉट 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 लिखते हैं। जितना भी इसमें मास है सारा
प्लस क्या लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। ये तो फर्स्ट लेक्चर में देखें। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेंटर ऑफ मास 01 सर्च मारिएगा तो वहाँ पे आपको मेरा लेक्चर दिखाई देगा, और SBF जेईई ट्यूटोरियल लास्ट में लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपका वहाँ जाके आप देखिए तो ये पूरा मैंने डिटेल्स में बताया ये कैसे होता है। ये पूरा तो ये m1 m2 जब सभी मास को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास टोटल आ जाएगा। इसको मैंने क्या माना है, m मान लेते हैं। तो इस पूरे टोटल मास को क्या लिख देंगे, m नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये मास का समेशन है। अब देखिए इस m मास को आपको क्या करना है, इधर लाना है। थ्योरी में जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल में भी टाइम देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल जाएगा, तो इसी कारण उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा देना ज़रूरी है। तो थ्योरी में भी जितना टाइम लगेगा उतना मैं दूंगा। तो यहाँ पे देखिए m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर आ गया, प्लस डॉट 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 चले गया। अगर हम क्या करें, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी आर सेंटर ऑफ मास बाई डी टी, इधर क्या आ जाएगा m1 डी r1 वेक्टर बाई डी टी प्लस m2 डी r2 वेक्टर बाय डी टी प्लस क्या आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब अगर हम बात करें तो ये मास टोटल हो गया, और अगर r सेंटर ऑफ मास dt के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है यानी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ r सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा। ये m1 पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन है तो m1 पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, m2 v2 वेक्टर हो जाएगा, और इस तरह ये डॉट डॉट जाते रहेगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आएगा। ये तो सिंपल सा हम लोग 11th के काइनेमेटिक्स का यूज किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी हम लोगों का ये एक्सप्रेशन आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो यानी इसे एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो इससे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, इसी तरह का टर्म आएगा डी वी सेंटर ऑफ मास, फिर डी वी 1 बाई डी टी, डी वी 2 बाई डी टी। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये किस में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर क्या लिखेंगे m1 a1 वेक्टर यानी v1 यानी जो ये मास m1 का जो वेलोसिटी है उसका चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जब dt से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरह m2 आएगा और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dv2 बाई dt तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ d2, और इस तरह डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम लोगों को 2-3 फॉर्मूला बहुत बढ़िया दिखने वाला है, ये सारा चीज़ लिख लीजिए। और एक बात याद रखिए, आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, बनाना ऐसे आपका नोट्स बहुत बेटर रहेगा अगर आप मेरे साथ लिख कर नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आप मैं नोट्स बना कर दे दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर। मैंने पिक्चर गलती से मिटा दिया तो यहाँ पे फिर से पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो F एक्सटर्नल इधर लग रहा है इसके कारण हम बोल रहे हैं क्या, ये अंदर में फोर्स F1 इधर लग गया, F2 फोर्स इधर लग गया। एक्चुअल में क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसके कारण ये पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, यानी इसके कारण पूरे का एक्सेलरेशन आगे की ओर हो रहा है। तो इस फोर्स के कारण इसका कुछ एक्सेलरेशन आगे की ओर हो रहा होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है जैसे ही एक्सेलरेट आगे करता होगा तो वहाँ पर तो एक पार्टिकल होगा ना जो उसके ओर अपोजिट फोर्स लगाता होगा, एक्शन रेन रिएक्शन पेयर जो बोलते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में, उसके कारण इस पर फोर्स इधर लग जाएगा, ये इधर लग जाएगा। या यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है न्यूक्लियस का, उसके कारण कुछ फोर्स लग रहा है, या न्यूक्लियस एक एटम दूसरे से टकराता है, या छोटा मास, उस लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण तो कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन बाकी सब भी फोर्स अंदर में लग रहा है। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं, काउंटर किए हैं F1, ये तो पूरे का रिजल्टेंट है। मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट हो रहा है उसको मैंने F1 लिखा है। उसी तरह यहाँ पे फोर्स इसके कारण भी कुछ लग रहा है, लेकिन इंटरनल फोर्स के कारण भी कुछ फोर्स लग रहा है। उसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इस F2 को इंटरनल और इस एक्सटर्नल फोर्स के का जो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, उसका कंपोनेंट जोड़ के यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है।
इसी कारण आप कभी सोच नहीं सकते क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्यों नहीं सेम है। समझ में आया आपको? ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का मिला हुआ रिजल्टेंट रूप है। ओके, अब यहाँ से ये जो यहाँ तक किए, यहाँ से हम लोग एक बात तो यहाँ से सीख गए और यहाँ से और दो बात सीखने वाले हैं। क्या दो बात सीखने वाले हैं? सबसे बड़ा बात यहाँ से सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये बात बताते हैं आपको। तो ये देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया। और उसके बाद देखिए m1 a1 वेक्टर, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? a1 वेक्टर की ओर। अगर फोर्स F1 इधर लगा है तो इधर एक्सेलरेशन होने वाला है कुछ इस तरह का हम मान सकते हैं। तो ये m1 a1 है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे? F1 फोर्स लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? उसी तरह F2 फोर्स लिख देंगे। फिर डॉट 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 सारा फोर्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो इसको हम एक और चीज़ लिखने वाले हैं। वो बताते हैं आपको थोड़ा देर में, अभी के लिए सरप्राइज रहने दीजिए। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? इससे बात करते हैं, इससे क्या निकल रहा है। तो पहले इससे फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करना होगा? सिंपली उसी तरह m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये जो m है ये यहाँ जाके डिवाइड होगा। m जब डिवाइड होगा तो m किससे मिला है? m1 प्लस m2 प्लस m3 से, डॉट 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 से। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं और इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? m1 v1 वेक्टर मीन्स ये m1 जो है उसका वेलोसिटी बता रहा है v1 उस इंस्टेंट पर, तो उसका क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 जाएगा इस तरह। तो यहाँ से इतना सा चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं ना, आसानी से बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते क्या? इतना सा चीज़ तो बोल ही सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कहीं पर भी अगर जिस तरह आर सीओम निकालना रहता है, आर सेंटर ऑफ मास, उसी तरह m1 r1, उसी तरह यहाँ पर भी याद रखना है m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट जाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हम लोग इसको लिखना है। इसको क्या लिखेंगे? तो इस F1 F2 और ये जितना भी फोर्स लग रहा है इंटरनल में जो रिजल्टेंट आ रहा है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन atom and atom, or and we can say that mutual attraction, all this type of force, this is resultant force of all type of force। तो यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? F1 वेक्टर F2 वेक्टर। तो ये सारा जो फोर्स है ये एक्चुअल में क्या है? रिजल्टेंट F1 F2। F एक्सटर्नल जो भी लग रहा है इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण होगा। एक ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? F1 F2 F3 जब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दो गो फोर्स आएगा, F इंटरनल आएगा और एक क्या आएगा? F एक्सटर्नल आएगा। क्यों आएगा दो गो फोर्स? यहाँ पे देखिए F इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो इसके इधर लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इंटरनल के कारण एटम एटम कॉलिजन के कारण इधर कुछ फोर्स लग रहा है, इसके कारण इसका कंपोनेंट F1 वेक्टर आ गया। अब जरा बताइए, ये कॉलिजन इधर से हुआ था तो इसके कारण इस पर इधर फोर्स लगा, तो यहाँ पर जो एटम होगा इस पर फोर्स किधर लगा होगा? इधर लगा होगा। तो यानी ये दोनों तो फोर्स तो कट गया। तो यानी इसका रिजल्टेंट में जो ये फोर्स आ रहा था और इधर से जो ये फोर्स आ रहा था इसके कारण इधर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना इंटरनल कॉलिजन के कारण। तो यानी F1 F2 को जैसे जोड़ रहे हैं, अगर बाई चांस इस दोनों में कॉलिजन हुआ होगा इंटरनल में तो जाके कट गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल में जो भी कॉलिजन होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी इस सिस्टम में जो भी कॉलिजन हो रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन या कॉलिजन, तो वे इंटरनल में हो रहा है तो वे पेयर्स में बन रहा है। अगर ये उसको इधर धक्का मारा तो 2 न्यूटन लगाया तो वे भी इस पर 2 न्यूटन लगाया होगा। जब हम लोग पूरा समेशन करेंगे तो इंटरनल वाला तो जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि जो फोर्स होता है वे क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी हम लोग हर हाल में बोलेंगे ये दोनों जो है
ये समेशन है एफ इंटरनल और एफ एक्सटर्नल का, लेकिन एफ इंटरनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि F1 में कुछ इंटरनल फोर्स था इस डायरेक्शन में। F1 किससे मिलकर बना था? एक एक्सटर्नल फोर्स से मिलकर बना था, एक इंटरनल से। लेकिन जैसा ही F2 आया, मान लेते हैं इस दोनों के बीच कॉलिजन हुआ होगा, तो ये F2 बना होगा इसके कारण और एक इधर जो पेयर बना होगा उसके कारण। बाई चांस इसी तरह हम सोच रहे हैं, तो इसके कारण एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया और एक इंटरनल, तो ये इंटरनल इसको कैंसिल कर देगा ना, तो सिर्फ एक्सटर्नल ही बचेगा। तो पूरा समेशन हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ एफ एक्सटर्नल बचेगा। उसी तरह कुछ एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है यहाँ पर जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा इंटरनल फोर्स, तो लेकिन हम समेशन में आ रहा है इसी कारण लिखेंगे, लेकिन लास्ट में 0 पुट करेंगे। यहाँ पे बोल रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण अंदर में जो भी कॉलिजन हो रहा है वे रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स में बन रहा है। मतलब इधर से म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है तो उधर से भी हो रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गया। इधर से टकराव हो रहा है तो उधर से भी टकराव हो रहा है, तो जितना, इसी कारण यहाँ पे इसको 0 मानेंगे। तो यानी अब सारा खेला किस पर है? अभी तो हम माने तो 2 फोर्स है, लेकिन अब सारा खेला किस पे बन गया? एफ एक्सटर्नल के कारण। तो यानी सभी फोर्स को जोड़ेंगे तो एफ एक्सटर्नल के बराबर है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो आएगा वह मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। नहीं बोल सकते? अब इस दोनों को कंपेयर कर दीजिए। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत बढ़िया से याद रखना है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस इस तरह लिख देंगे, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग एरो साइन लगा देंगे। तो यहाँ तक आप जल्दी फटाफट से नोट कर लीजिए, और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ 0 क्यों हुआ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया, अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है, अगर 0 है तो क्या क्या होगा। अगर 0 है एफ एक्सटर्नल यानी फोर्स एक्सटर्नल 0 है तो इसका 2 चीज़ हो सकता है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है या इसका स्पीड 0 हो सकता है। तो उसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, और हम लोग देखेंगे अगर एफ एक्सटर्नल लग रहा है तो उसके कारण किस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है, ये सारा अभी देखने वाले हैं। तो फटाफट से नोट कीजिए। आधा घंटा पहले लड़का सोचेगा, शुरू में बोला कि थियोरी जल्दी ख़त्म करेंगे, हम लोग के टाइम में सर खाली ऐसे बता दिए ये होता है, इंटरनल का नाम ही नहीं लिए थे सर। तो इंटरनल का नाम नहीं लेंगे तो काहे कन्फ्यूजन आएगा, तो कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा सर से। तो अब हम लोगों को पता चल गया फोर्स एक्सटर्नल ये कैसे होता है, तो ये तो पता चल गया। अब इसका यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन के बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। तो एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे, 2 पार्ट में बांट लेंगे। 2 पार्ट में कैसे कैसे बांटेंगे, एक लिखेंगे एफ एक्सटर्नल अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, और दूसरा लिखेंगे अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या होगा। तो 2 केस बन गया ना। अब इसका भी 2 सब केस हो सकता है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं है, ये 2 केस हो सकता है। और यहाँ से तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा भी, पता नहीं, वो फोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लग रहा है। तो यानी यहाँ पे बोल देंगे कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का भी हो सकता है, डिक्रीजिंग नेचर का भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा, लेकिन इसमें फोर्स नॉट इक्वल टू 0 यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, या बढ़ भी रहा होगा घट भी रहा होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू पता चलता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो जेईई में क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से ज़्यादा आता है, और इस सेक्शन का अभी दूसरा पार्ट में अगले वीडियो में बनाऊंगा, सेंटर ऑफ मास 6, उसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर उसका थ्योरी दे के, थ्योरी बहुत कम है लेकिन उसका एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें। तो इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल में भी जाने का प्रयास करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले
एफ एक्सटर्नल 0 है, तो हम लोग ये कैसे ला दिए, ये कैसे ला दिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा, लेकिन कोई वैल्यू रहेगा 5, 6, 7 जो भी वैल्यू रहे, कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम बोले एफ एक्सटर्नल 0 है तो इसका क्या मतलब है, एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, मास टोटल, सॉरी एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी, अभी देखे ना, अभी जो हम लोग निकाले थे तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब टोटल डी पी एक्सटर्नल, ये मोमेंटम बोलेंगे, सिर्फ डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी नहीं देखे थे, एक मोमेंटम का फॉर्मूला निकाले थे आपको, क्या अगर आपको मोमेंटम चाहिए यानी एम भी सेंटर ऑफ मास था ना, एम v1 वेक्टर प्लस एम v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है मतलब क्या, मोमेंटम, यही तो मेरा एफ एक्सटर्नल है ना, तो सॉरी ये मेरा नहीं है, तो यानी इसी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्सटर्नल आएगा, यानी एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा मेरा, डी पी सेंटर ऑफ मास बाई डी टी, सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट किए थे तो ना मास इंटू एक्सेलरेशन आया था, उसी को हम लोग एफ एक्सटर्नल माने थे। तो यानी यहाँ पे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो इस तरह लिखना होगा। तो यानी अगर किसी का भी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफ्रेंशिएशन 0 है, इसका मतलब ये या तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकता है या तो 0 होगा। अगर 0 होगा तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा, अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा तो भी 0 आएगा। यानी यहाँ से हम लोग दो चीज़ बोल सकते हैं, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ से दो चीज़ आ सकता है, क्या आ सकता है, पी सेंटर ऑफ मास 0 भी आ सकता है, और पी सेंटर ऑफ मास का कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, के नहीं बोल सकते हैं। आप देखिए अगर पी सेंटर ऑफ मास है तो एम भी सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, तो एम से डिवाइड करेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हो गया, और यहाँ से एम भी सेंटर ऑफ मास से डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे लाए, ये बहुत आसान सा चीज़ है, ये आपको मैनेज करना होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं इससे किस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल, तो किस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है क्या, जैसे देखिए अगर यहाँ पे एक रखा हुआ है सेब, ये सेब नहीं रखा हुआ, ये एटम बम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एटीएम, एटीएम नहीं एटम बम, एटम बम, एटम बम रखा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है बहुत बार, अगर ये एटम बम रखा हुआ है तो इस पर एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अगर हम इसमें बोले एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है बाहर से, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी अगर इस पूरे सिस्टम में अभी बोला जाए इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, यानी इंटरनल में भी कुछ रिएक्शन सब हो रहा होगा, उसके कारण इंटरनल में जो भी फोर्स लगता है उसका क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि इंटरनल में जो भी लगता है एक्शन रिएक्शन में लगता है। ऐसे लग रहा है मतलब ये जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उतना लगा रहा है। तो अगर इंटरनल रिएक्शन के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण ये एक्सप्लोड करता है, ये एक्सप्लोड करता है, अगर एक्सप्लोड करता है तो ये टुकड़ा इधर भाग जाएगा, ये टुकड़ा इधर भाग जाएगा, ये टुकड़ा इधर भाग जाएगा, जिधर भी भागे। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, शुरू में ये क्या था, शुरू में ये स्थिर था, शुरू में क्या था, ये स्थिर था, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, 0 था, मतलब ये स्थिर था। तो इसका अगर ये फट जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा, पहले यहीं पर था, यहीं पे था, और ये स्थिर था, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इस चीज़ का लाई करेगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ भी पहुँच गया, ये पार्टिकल यहाँ भी पहुँच गया, और ये पार्टिकल यहाँ भी पहुँच गया, और ये पार्टिकल यहाँ भी पहुँच गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा। देखिए सिमेट्रिकल बढ़ेगा, अगर सिमेट्रिकल कटा है तो
तो सेंटर ऑफ मास क्या बढ़ रहा है, इसी का रह रहा है ना, कितना ये दूर चले जाए, कितना दूर चले जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ फिक्स है, चिपक के है, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 और किसी का भी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, वो स्थिर है, यानी सेंटर ऑफ मास स्थिर है, शुरू में स्थिर था, अभी भी स्थिर, और स्थिर रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, जब तक दुनिया रहेगा। तो इस तरह का यहाँ आइडियल कंसेप्ट लिया जाता है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ एयर रेसिस्टेंस लगेगा, वो सारा तो होगा ही ना, लेकिन आइडियल कंसेप्ट लगाएंगे तो ये इन्फिनाइट टाइम तक सेंटर ऑफ मास यहाँ स्थिर रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बॉम्ब से ही। अभी बॉम्ब को हम स्थिर कर दिए थे, बॉम्ब को क्या कर दिए थे, स्थिर कर दिए थे, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, शुरू में इनिशियल में क्या था, 0 था। तो अब जब फटा तो फिर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। क्यों रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज 0 रहेगा। तो अब देखिए, अब यहां से हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 कैसे समझेंगे, जस्ट लाइक यही वाला है कि अगर ये बॉम्ब चल रहा है, बॉम्ब क्या है, चल रहा है, तो बॉम्ब चलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बॉम्ब चलेगा मतलब पहले से कुछ स्पीड है इसके पास, भी स्पीड, यानी इस बॉम्ब के पास स्पीड है पहले से, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ है इसके पास, लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा तब ना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है मान लेते हैं। तो ये वाला जो है ये कांस्टेंट स्पीड नहीं हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, के कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मतलब 5 मीटर। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब जैसे ही ये एक्सप्लोड करेगा, ये ही इधर से चारों बगल से, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये इस प्रकार जाएगा कि अगर ये ज़्यादा स्पीड से इधर जा रहा है, ये ज़्यादा स्पीड से इधर जा रहा है और ये कम स्पीड से इधर गया, तो इसका नेट मोमेंटम इधर ही आना चाहिए। सॉरी, नेट वेलोसिटी या मोमेंटम भी बोल सकते हैं, मास से मल्टीप्लाई करके। मोमेंटम और वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में बस डिफरेंस है क्या, मास का फैक्टर से, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, ऊपर ऊपर। तो इसी कारण यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी अगर 5 मीटर वेलोसिटी इधर है, तो अभी भी फटने के बाद भी पूरे का अगर हम निकाले m1 v1 करके उस तरह, तो इसका नेट मोमेंटम इधर ही आएगा भी। यही याद रखना, अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं आपको, थोड़ा फीलिंग दिला रहे हैं कि ये इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बाद में तो क्वेश्चन बनाना ही है, तो अभी ये पता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। तो ये समझ में आया आपको, और आपको कैसे ये हम कैसे बोल दे रहे हैं क्या, ये अभी वेलोसिटी भी है, तो बाद में भी फटने के बाद भी वेलोसिटी भी रहेगा, 5 रहेगा। तो देखिए इसको हम यहाँ से रिलेट किए हैं, कैसे रिलेट किए हैं, अभी बताया आपको कि एफ एक्सटर्नल 0 है। एफ एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, इसको, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको, और इसको बोले हैं क्या, ये 0 है। इसका मतलब क्या है, पी सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना आप, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है मतलब क्या है, वह कभी चीज़ बदलने वाला नहीं है। अगर इसका जो भी वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 5 कांस्टेंट हो गया ना, तो इन मोमेंटम नहीं बदलेगा। और मोमेंटम में क्या रहता है, मास से ही मल्टीप्लाई रहता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और मास से डिवाइड मार दीजिए। अगर हम इसी चीज़ को हम ऐसे लिखे, मास टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट है, अब इधर से मास से डिवाइड मार दिए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया। और कांस्टेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो, या तो कांस्टेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो। अगर 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज 0 रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, फटने के बाद भी। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हो, तो जैसे ही फटा उसके बाद सेंटर ऑफ मास इन्फिनाइट टाइम तक उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर फट भी गया तो, नहीं फटा है तो उसी स्पीड से चल रहा है, फट गया तो उसी स्पीड से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल है, यही बेस्ट एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज 0 रहेगा। क्या, जब बिग बैंग हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो हुआ है वह पहले क्या था, पूरा ब्रह्मांड का मास एक पॉइंट पर था और इसका मास बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी सबसे हाई था इसका। लेकिन जैसे ही बिग बैंग हुआ तो ये मास पहले क्या था, स्थिर था। अब हम लोग अगर स्थिर मान लेते हैं या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था जो भी, तो ये पहले मास हम मान लेंगे
स्थिर था। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास, अब ये तो शुरू में हम लोग जाके पता नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लेते हैं ये बिग बैंग जो हुआ था, अगर इसका सेंटर ऑफ एक पॉइंट पार्टिकल पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, मतलब पूरे ब्रह्मांड इस पॉइंट पर समाया था। तब जैसे ही बिग बैंग हुआ तो ये छोटा सा टुकड़ा फैलना चालू कर दिया चारों बगल, तो इसका पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि पहले इसका पॉइंट क्या था, स्थिर था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, 0 था। तो सब पार्टिकल जो चारों तरफ फैल रहा है, इसके कारण इसका अभी भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी मोमेंटम क्या है, 0 है। जब आप इस तरह कीजिएगा, हर एक पार्टिकल का m1 v1 m2 v2 निकालिएगा, तो ये जो शुरू में 0 आ रहा था मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इस बिग बैंग का, जो भी सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तभी भी वही आएगा। तो इसको आप बिग बैंग से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एफ एक्सटर्नल अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो एफ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको कहाँ पे रिलेट करेंगे? तो ये इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्या जो भी आपको मोशन हो रहा है पार्टिकल का, अगर ये मान लेते हैं कोई सेंटर ऑफ मास, देखिए ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब सेंटर ऑफ मास पर अभी कितना फोर्स लग रहा था, mg फोर्स ऑलवेज नीचे लगेगा, mg फोर्स ऑलवेज नीचे लगेगा। तो ये जैसे ही हम इसको फेंकेंगे तो ये आपस में रोटेट भी करेगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा। तो इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है, ये ऑलवेज इसी पाथ को फॉलो करेगा, नहीं इसका ये वाला पार्टिकल सब रोटेट कर सकता है, लेकिन बीच वाला पॉइंट जो है वह ऑलवेज सर्कुलर पाथ में जाएगा। अब अगर बोल दिया जाए कि बीच वाला कहीं फट गया, ये मतलब कहीं पर ये क्या हो गया, बूम हो गया, तो मतलब क्या, एक दो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट इधर उड़ेगा, एक पार्ट इधर उड़ेगा, एक पार्ट इधर उड़ेगा। लेकिन एफ एक्सटर्नल तो अभी भी लग रहा है ना, एफ एक्सटर्नल क्या फोर्स mg लगना बंद हो जाएगा क्या, mg तो ऑलवेज लगेगा। तो यानी इसका ऑलवेज याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, मतलब अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास होता है वे अगर अभी ये ट्रेजेक्टरी पाथ में जा रहा था, तो ये एफ एक्सटर्नल उसी पे लग रहा है ना, तो ये एफ एक्सटर्नल अभी भी ये सेंटर ऑफ मास ये इसी ट्रेजेक्टरी पाथ पे जाएगा। मतलब ये पार्टिकल यहाँ काहे में आप पहुँच गया होगा, यहाँ पे काहे में पहुँच गया होगा, एक पार्टिकल इधर काहे में पहुँच गया होगा, और बाकी सब जो भी सेंटर ऑफ मास निकालिएगा ना, पता चलेगा इसी पाथ पर ये फॉलो कर रहा है। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा, अभी थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि ये कैसे फॉलो करेगा, क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझ में आएगा आपको। ऑलवेज याद रखना है क्या, अगर एफ एक्सटर्नल होता है नॉट इक्वल टू 0, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर ये इनिशियल में ट्रेजेक्टरी पाथ में आ रहा था, तो यहाँ से फटने के बाद भी ये अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ट्रेजेक्टरी पाथ में ही आएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ये बॉम्ब वाला पे तो सबसे पहले करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। तो चलिए न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में अभी मैंने बहुत चीज़ लिखा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, लेकिन ये अभी क्या इनिशियली रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, अभी 0 आएगा ना 0। तो अगर इस और जैसे ही, तो चलिए ये रेस्ट में है और बोला जा रहा है इंटरनल रिएक्शन या इंटरनल किसी वजह के कारण ये एक्सप्लोड करता है, और एक्सप्लोड करके ये 3 पीस में डिवाइड होता है। और 3 पीस इक्वल नहीं है, इस 3 पीस में 2 पार्ट इक्वल है, यानी m1 m/2 और एक m/4, एक है m/4, तो एक तीसरा क्या हो जाएगा m/2। तो यानी 2 पार्ट इक्वल है और एक पार्ट इक्वल नहीं है, तो टोटल मास m रहना चाहिए ना। तो यानी 2 पार्ट इक्वल है और एक पार्ट इक्वल नहीं है, और इसमें दिया हुआ है कि जो 2 पार्ट इक्वल है इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी इसका वेलोसिटी क्या होगा। डायरेक्शन भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो डायरेक्शन के साथ मैं निकालूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए और एक चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, ये जो 2 पार्टिकल एक्सप्लोड किया ये परपेंडिकुलर है, यानी ट्रैवल
ट्रैवल जो कर रहा है, ट्रैवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है, यानी एक इधर जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह इसमें कुछ दिया हुआ है फंडा, और यहाँ से हम लोगों को इसका वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, ये पार्टिकल 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो ये पार्टिकल का मास m/2 हो गया और ये m/4। तो इसमें कह रहा है एक पार्टिकल इधर की ओर चले गया, एक पार्टिकल इधर की ओर चले गया, यानी एक पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है, जो इक्वल मास का है। ये नहीं बोले ट्रैवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक पार्टिकल इधर। तो आपको बताना है इसका वेलोसिटी किधर होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन इसका वेलोसिटी बताना है किधर है। तो यानी ये वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, हमें नहीं पता है ये। तो सबसे पहला कंसेप्ट, पहली बात, ये क्वेश्चन आपको हम समझा दिए, तो आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो मैं बना रहा हूँ और आप देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल में 0 था, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यानी पी इनिशियल जो था वे पी फाइनल के बराबर होगा, यानी मोमेंटम इनिशियल जो था मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। और अगर हम बोले मोमेंटम इनिशियल कितना था तो हम बोलेंगे 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि मोमेंटम इनिशियल क्या निकलेगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल में क्या था 0 था, यानी हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल, ये फाइनल चीज़ हो गया और ये क्या है मेरा इनिशियल चीज़ आ गया। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, क्योंकि इनिशियल में रेस्ट में था। यानी फाइनल में भी जो भी आएगा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या आएगा 0 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मास टोटल आ रहा है, ये नहीं सोचिए ये स्मॉल मास है, ये m लिखे हैं मतलब मास टोटल इसमें लिखाता है, यानी पूरे बॉडी का जो मास आता है वह आता है। तो चलिए ये इसको हम 0 करते हैं, और इसको 0 करने का उपाय क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पिक्चर बनाना होगा। पिक्चर कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है एक पार्टिकल हम क्या करेंगे एक्स वाई एक्सिस ऐसे दर्शा देंगे, ये एक्स ये वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस ये मेरा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मान कर चलेंगे कि एक पार्टिकल इधर की ओर ऊपर की ओर निकल गया, और ये कितने स्पीड से निकल गया, इसको बोलेंगे ये का दिया है ना 4 मीटर पर सेकेंड, तो हम मान कर चलेंगे ये 4 मीटर पर सेकेंड से निकल गया। और दूसरा पार्टिकल भी m/4 मास लेकर निकल गया, लेकिन इसका भी स्पीड कितना निकला 3 मीटर पर सेकेंड से ये निकला। और हमको चौथा पार्टिकल ऐसा दिया हुआ है जिसका स्पीड नहीं पता है, यानी चौथा पार्टिकल मान लेते हैं m2 पार्टिकल है, लेकिन हमें पता नहीं है इसका स्पीड क्या होगा, यानी इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा नहीं जानते हैं, तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मान लेंगे वेलोसिटी वेक्टर, बस वेलोसिटी वेक्टर मान लेंगे। अब हमें पता नहीं इधर जा रहा है किधर जा रहा है किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में मानना मान लीजिए, खाली भी वेक्टर लिख देंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा 0 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो फाइनल है ये कैसे आएगा, इनिशियल में 0 है, ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये इनिशियल का m इंटू वी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, अब हम इसको इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए ये बात है, तो इसके लिए क्या आ गया, देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, पूरे का प्रोडक्ट होता है ना, m1 v1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट चलता है, लेकिन यहाँ 3 पार्टिकल है तो 3 ही पार्टिकल लेंगे, तो कितना आएगा m3 v3। ये एकदम सिंपल सा है, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल में अगर मोमेंटम 0 है तो फाइनल में भी मोमेंटम क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन फाइनल में तो पार्टिकल एक जगह है नहीं ना, ये अलग पार्टिकल है ये अलग पार्टिकल है ये अलग जगह चले गया, तो
तो हमको क्या करना होगा, इसके मोमेंटम निकालने के लिए इसका मास इसका वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो डायरेक्शन आ रहा है उसके साथ वेक्टर सम करना होगा ना। और इसका 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 वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम m1 मास इसको मानते हैं, m2 मास इसको मानते हैं और m3 मास इसको मानते हैं, क्या लिखेंगे, m1 मास इसको मान रहे हैं तो m1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, m/4। v1 का वैल्यू किधर लिखेंगे, x एक्सिस उधर माने हैं, तो ये क्या हो गया, निगेटिव x एक्सिस यानी -3 i कैप प्लस m2 का वैल्यू ऊपर माने हैं तो m/4 और इसका वेलोसिटी क्या माने हैं, ऊपर की ओर, यानी 4j कैप हो जाएगा, यानी 4j कैप लिख देंगे। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, m3 का वैल्यू कितना है, m2 है तो m2 लिख देंगे, m/2 लिख देंगे। और v3 का वैल्यू कितना, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर मान लिए तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर लिख देंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से m को कॉमन कीजिए, या क्या कर सकते हैं आप, m कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर भेज देंगे तो m जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से उधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -3/4 i कैप और फिर क्या बचा 4/4, 4/4 कितना होता है, j कैप बचा, सिर्फ 4/4 1 हो जाएगा और प्लस v/2 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे और v/2 वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं। v/2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 i कैप उधर चले जाएगा और फिर -j कैप हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 i कैप -2 j कैप हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी जो तीसरा पार्टिकल है उसका वेलोसिटी वेक्टर निकल गया, यानी 3/2 i कैप, यानी इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, 3/2 i कैप और -2 j कैप होगा। यानी हम लोग लगभग सही डायरेक्शन में दिखाए थे, लेकिन उसमें हमें पता नहीं था कि इधर ही जाएगा। तो यानी वेलोसिटी वेक्टर निकल गया कि नहीं। तो आपको जो जिसका निकालना रहता है उसको एटेंडम कुछ भी मानिए और जो आपका कंसेप्ट है उसको लगाइएगा। इनिशियल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, यानी मोमेंटम 0 था, तो फाइनल में m1 v1 m2 v2 m3 v3 इसका भी समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से ये वेलोसिटी का आंसर आ गया। लेकिन हम क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड v, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, ये x² 3/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कितना है -2 है, -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 9/4 प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए 9 है और ये 16 हो जाएगा, तो 16 लिख दिया और नीचे में 4 हो गया, तो ऊपर कितना आ गया मेरा, रूट अंडर 25/4 आ गया, यानी ऊपर 5 आ गया नीचे 2 आ गया। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो स्पीड होगा 2.5 मीटर पर सेकंड होगा। इसका स्पीड 3 है, इसका 4 है, तो इसका कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन एंगल, अब इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो कितना एंगल बना के जा रहा है ये भी बता सकते हैं हम लोग। तो ये तो बात का बात है, ये सब तो आप जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं 11th में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, एक प्लैंक दिया हुआ है, प्लैंक, और इस पर एक आदमी खड़ा है। देख लीजिए कितना सुंदर आदमी बनाया है मैंने। ये आदमी क्या कर रहा है, इस प्लैंक पर चल रहा है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, ये जो जिस सतह में रखा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है वहाँ पे, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो गया। तो वैसे अलग बात है, तो यानी और जैसे ये चलेगा ना आगे, तो उसके बाद बोला जाता है क्या ये पीछे की ओर आएगा। तो आपको सोचना है ये पीछे की ओर क्यों आएगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए और बढ़िया से। पहले ये सब चीज रेस्ट में था, यानी ये प्लैंक भी रेस्ट में है और हम यहाँ पे खड़े हैं प्लैंक पर, तो यानी पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। आपको हिंट देने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। अभी जैसे ही यहाँ से चलना चालू करेगा ना, और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो इसके कारण ये प्लैंक कुछ इस पोजीशन से कुछ इस पोजीशन तक पहुँच जाएगा, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये प्लैंक थोड़ा सा आगे घसक जाएगा। तो ये जो जितना घसकेगा आगे, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, वो x डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, मतलब ये कितना प्लैंक आगे जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका।
जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए, मैं फिर बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका 2 मेथड है, एक बहुत ट्रिक वाला भी मेथड रहता है, लेकिन मुझे ट्रिक वाला मेथड पता नहीं है तो मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा ट्रस्टेबल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उससे मैं आपको विजुलाइजेशन कराने की कोशिश करता हूँ, उससे बनेगा ही बनेगा। तो देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पिक्चर रीड्रॉ करना है, लेकिन और यहाँ पे थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाएंगे क्योंकि उससे हम लोगों को समझने में आसानी होगा। तो इस पिक्चर को मैं मिटाता हूँ और इसी जैसा मैं एक बड़ा पिक्चर बनाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत बढ़िया से विजुलाइज करना है, क्योंकि विदाउट विजुलाइजेशन हम लोग बना नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे ये रखा ये मेरा एक आदमी है जो अभी स्थिर में है, ये भी स्थिर है, और ये जो प्लैंक का मास m है ये भी स्थिर है और इसका मास m है, और इस प्लैंक का लेंथ दिया हुआ है आपको। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ पिक्चर में, लेकिन इसका लेंथ l दिया हुआ है। अब ये जो रखा हुआ है ये एक बॉडी पे रखा हुआ है, तो मैं बता ही दिया कि एक प्लेन में रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, यानी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, यानी सारा आइडियल केस। अब ये जैसे ही यहाँ चलना चालू करेगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, पीछे आना चालू हो जाएगा। तो अगर हम लोग अभी ये पूरा स्थिर था, पूरा सब चीज़ ये और ये यहाँ पर था, इसका मतलब क्या है, अभी सभी चीज़ रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और ये भी मास रेस्ट में है। इसका मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये जब चलना चालू कर रहा है, यानी एफ एक्सटर्नल कुछ नहीं लग रहा है। ये जो चल रहा है, अगर इस पूरे बॉडी के सिस्टम को दिया जाए तो ये जो चल रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके पैर पे आगे लग रहा है, तो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स तो ये पीछे भी लगा रहा है ना। तो यानी इस पूरे इसको और इसको अगर सिस्टम में लेते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स तो कैंसिल हो गया ना, यानी एफ इंटरनल क्या हो गया, 0, और एफ एक्सटर्नल तो कोई लग ही नहीं रहा है, बाहरी फोर्स तो लग ही नहीं रहा है कोई। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल लग रहा है, लेकिन वे कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी एफ एक्सटर्नल लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोग सिस्टम में क्या लिए हैं, ये और ये लिए हैं। जब एफबीटी बनाएंगे इसका और इसका, तो कुछ नीचे की ओर फोर्स आएगा, लेकिन हम लोग नीचे की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये पार्टिकल किधर आ रहा है, ये प्लैंक किधर आ रहा है, आगे की ओर आ रहा है या पीछे की ओर जाए, आगे की ओर आ रहा है इस डायरेक्शन में। यानी इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका जो भी है, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल लग रहा है, वे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि इस दोनों को अगर हम सिस्टम में ले, इसका एफबीटी बनाए तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी एक्स डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। यानी एक्स डायरेक्शन में अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे तो वेलोसिटी का कुछ टर्म सब दिख नहीं रहा है, सब कुछ तो स्थिर है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी 0 है। लेकिन ये जब चलना चालू किया और चल के यहाँ रुक गया, फिर लास्ट में भी रुक गया सारा चीज़, तो यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है पूरे का, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा, तब ना इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल में भी 0 रहा और फाइनल में भी 0 हो गया। तो अब हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अगर हम बात करें इसका और इसका, इनिशियल में अभी ये चलना नहीं चालू किया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो इस प्लैंक का बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं L/2 पे लाई कर रहा होगा, L/2 है, L/2 पे लाई कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हो गया M, कैपिटल M। अब ये स्मॉल m आया, अब इसका मास, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा यहाँ कहीं, लेकिन अब मान कर चलेंगे प्लैंक बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है।
अब इस दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये बड़ा मास है और ये छोटा मास है, तो बीच से थोड़ा सा इधर कहीं लाई करेगा, तो यानी ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। हम बोलेंगे अभी कोई चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। और किसी का भी अगर किसी का भी स्पीड 0 है तो यानी वो वहीं पर ही रहेगा ना। अगर मेरा स्पीड 0 है तो हम यहीं पर रहेंगे। हम इधर उधर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरा कुछ ना कुछ वेलोसिटी है या स्पीड है मेरे पास, तो इसके कारण इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो ये इन्फिनाइट टाइम तक यहीं पर रहेगा। अगर ये आदमी यहाँ से चलकर यहाँ पर भी आ गया तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलने वाला है, यानी पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है यहीं रहेगा। भले इसका सेंटर ऑफ मास बदल सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से आके यहाँ आ सकता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस पॉइंट पे फिक्स रहेगा, इस पॉइंट से बदलने वाला नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये आदमी क्या है, यहाँ पर पहले खड़ा था, पहले यहाँ पे खड़ा था, अब जैसे यहाँ चल के आया, यहाँ पे आ गया, तब ये आदमी यहाँ पर पहुँच गया कहीं। अब जैसे ये आदमी पहुँचा था, हम बोले थे ना ब्लॉक क्या होगा, एक्स डिस्टेंस इधर की ओर आएगा, एक्स डिस्टेंस जो इधर की ओर आएगा तो ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है, यानी एक्स डिस्टेंस इधर आया। ओके चलिए, और दूसरी बात, अगर ये एक्स डिस्टेंस इधर आ रहा है तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम इसी तरह बात करें तो ये भी एक्स डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पूरा एक्स डिस्टेंस उधर गया, तो ये जो यहाँ पर था ये अंत वाला भी छोड़ इधर पहुँचा होगा एक्स डिस्टेंस इधर, यानी ये डिस्टेंस भी एक्स होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बात एक मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये इधर जा क्यों रहा है, आखिर भाई ये इधर जा क्यों रहा है, हम इस पे चल रहे हैं तो जा क्यों रहा है। तो फर्स्ट बात फ्रिक्शन है नहीं, तो जैसे ही हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये जो आदमी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच जा रहा है ना। अब जैसे ही ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच रहा है, और अगर ये प्लैंक नहीं चलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया चल के, और ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदल जाएगा, क्योंकि पहले ये दोनों यहाँ था तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा था। अब जैसे ही ये यहाँ पे आया तो वैसे ही ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तब ना ये जितना चला उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चलेगा, तब इस दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अगर ये चला और ये नहीं चला, ये यहीं रह गया कैपिटल M, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कुछ आ जाएगा ना, क्योंकि ये इधर नज़दीक आ गया। लेकिन इसको यहीं रखना है, इसका मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा लेकिन ये थोड़ा कम चलेगा तो सेंटर ऑफ मास अभी भी आ रहा है। अब जैसे ये और यहाँ चला, ये और यहाँ चला, अब जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये इधर पहुँच गया, तो सेंटर ऑफ मास यहीं रह गया। तो इसी कारण सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही रखने के कारण ये जब ये इधर से इधर चलता है तो प्लैंक इधर से इधर आता है। आई होप मैंने आपको क्लियर होने का पूरा प्रयास किया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं, हमको एक रेफरेंस लाइन लेना होगा, वाई एक्स कुछ भी लेना होगा रेफरेंस लाइन। इससे क्या होगा, हम लोगों को देखने में आसानी हो। तो हम लोगों ने यहाँ एक्स तक मान लिया, अब एक रेफरेंस लाइन लेंगे और इस रेफरेंस लाइन से हम लोग तुलना करने का प्रयास करेंगे। तुलना करने का प्रयास मान लेते हैं, ये अभी यहाँ पर ये जो छोर है, इस छोर को ए डिस्टेंस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब जो ये डिस्टेंस इधर आया तो ये अब छोर क्या हो जाएगा, इस छोर का डिस्टेंस पहले ए था, एक्स डिस्टेंस इधर आ गया, यानी इसका डिस्टेंस कितना आ गया, a माइनस एक्स। ये तो पता चल गया, ये सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं, क्या ये सेंटर ऑफ मास आपको बोले थे क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, फ्रैक्शनल 0 है, यानी इनिशियल मोमेंटम 0 है, पूरा रेस्ट में था इनिशियल, तो मोमेंटम 0, उसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इनिशियल में 0 तो फाइनल में भी 0। अगर 0 है तो 0 है मतलब हीरो है, इसका मतलब ये हीरो है तो हीरो यहीं पे रहेगा। अब ये हीरो यहीं पे रहेगा, मतलब ये यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। देखिए ये इधर गया लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं आया, यहाँ का यहीं रह गया।
ये पिक्चर हम यहाँ से यहाँ बनाए, इसका ये मतलब नहीं कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहीं पर है लेकिन ये इधर की ओर आ रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब देखिए, अब बड़ा कंसेप्ट, अब यहाँ सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? सिंपल सा बात, क्या ये आदमी यहाँ पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया होगा ना, और सेंटर ऑफ मास यहाँ तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि मेरा कंसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एम यहाँ पे आया तो यानी कैपिटल एम यहाँ कहीं आ गया होगा। आप ही सोचिए, ये बड़ा सा का बीच वाला कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, तो मान लेंगे एम यहाँ आया होगा कहीं, कैपिटल एम। ये तो सिंपल सा है कुछ। यानी अब इस दोनों का सेंटर ऑफ मास लाइक होगा तो हमको पता है कैपिटल एम की ओर आएगा। देखिए अभी भी आ रहा है कि नहीं, उसमें भी आ रहा था कि नहीं कैपिटल एम की ओर। आदमी चलने के बाद तो ये जो कॉर्नर डिस्टेंस दिख रहा था, अब ये कॉर्नर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस इधर आने के बाद a माइनस एक्स बचेगा। और अगर हम लोग बात करें ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ बताइए, तो ये लेंथ इतना के बराबर है ना, और ये लेंथ कितना है? a प्लस एल है, ये लेंथ l है मेरा। अगर ये लेंथ l है और ये लेंथ a है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ a प्लस एल हो गया। और हमें पता है कि ये कितने से इधर जा रहा है? x से जा रहा है, तो ये वाला इंड भी x से इधर गया होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है a प्लस एल, और ये x डिस्टेंस इधर हटक रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? a प्लस एल माइनस एक्स। सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ तक तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा, ये जो प्लैंक है ना, इसका बीच वाला पॉइंट कहीं पे आएगा m। इसका बात करते हैं, ये कितना सेंटर इस यहाँ से कितना होगा। तो हमें पता है पहले कितना था, पहले ये डिस्टेंस था l/2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया a प्लस l/2। और हमें पता है ये प्लैंक कितने से जा रहा है? इधर x से जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट x से इधर जा रहा है तो ये बीच वाला भी पॉइंट x से इधर जाएगा। यानी पहले डिस्टेंस था a प्लस l/2, अब x से इधर जा रहा है, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? a प्लस l/2 माइनस एक्स, क्योंकि x से ये इधर चले गया ना, x से ये इधर आया तो ये वाला भी पॉइंट तो x से इधर आया होगा। सिंपल सा है। तो यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a प्लस l/2 माइनस एक्स। यहाँ तक पता चल गया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो अभी भी यहाँ पे रहेगा, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। और किसी का वेलोसिटी 0 होता है यानी वे स्थिर रहेगा। यानी मेरा वेलोसिटी 0 था, हम इसी जगह रहेंगे। तो यानी आपके रेस्पेक्ट में, कैमरा के रेस्पेक्ट में मेरा स्थान चेंज नहीं होगा। तो यानी पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में मैं क्या रहूँगा? स्थिर रहूँगा। तो यानी यही हुआ कि किसी भी स्थिर का मतलब होता है, स्थिर तो रिलेटिव वर्ड हो गया, लेकिन कोई भी अगर ये स्थिर है मतलब किसी स्थिर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, नहीं तो किसी मोशन के ऑब्जेक्ट के में देखेंगे तो ये तो मोशन में हो जाएगा। तो कोई ये स्थिर है शुरू में, तो शुरू में भी ये स्थिर ही रहेगा। स्थिर मतलब इसका पोजीशन चेंज करने वाला नहीं है, नहीं होगा इसका पोजीशन चेंज। यानी अगर हम ये रेफरेंस लाइन लिए हैं, इस रेफरेंस लाइन से पहले जो सेंटर ऑफ मास आ रहा था वही फाइनल में सेंटर ऑफ मास आएगा। तो यानी हम बोलेंगे x इनिशियल सेंटर ऑफ मास बराबर x फाइनल सेंटर ऑफ मास। यानी दोनों का सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? पोजीशन सेम रहेगा। अगर हमको x इनिशियल निकालना है, यानी x इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, तो क्या करेंगे? इनिशियल में तो ये सारा डाटा लेना होगा। तो एक सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पर है। एक सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे है। इस दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, लेकिन ये दोनों सेंटर ऑफ मास पोजीशन अपना बदल सकता है, क्योंकि ये तो चल रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कंबाइंड यहाँ है। ये तो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो ये भी सेंटर ऑफ मास यहाँ से चल के इधर आएगा, तब ना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बचा रहेगा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करने वाला है, और इंडिविजुअली तो चेंज करेगा। तो यानी x इनिशियल निकालना है तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का m1 x1,
तो यानी m इंटू x1, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, a डिस्टेंस है, तो यहाँ से a लिखेंगे m1 x1 यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, a है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से m2 मास किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो m2 मास मान लिए इंटू x2, तो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन क्या है, ये पूरा डिस्टेंस l/2 हम बोले तो इसका लेंथ कितना है, l है, इसका लेंथ कितना है, l है, तो ये डिस्टेंस l/2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a प्लस l/2। फिर नीचे में क्या करते हैं, टोटल मास का समेशन करते हैं। अब देखिए ये जो आया है मेरा एक सेंटर ऑफ इनिशियल आया, मतलब इनिशियल में सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो फाइनल में भी सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा, लेकिन फाइनल तो फाइनल के अनुसार निकलेगा ना, फाइनल अब पोजीशन चेंज कर गया इसका और m का, तो अब इसके अनुसार निकलेगा। तो अब स्मॉल m का कितना है, m1 का पोजीशन क्या है, m1 ये है और इसका पोजीशन ये है, तो यानी m इंटू इसका पोजीशन क्या है, a प्लस l माइनस x है। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, m पोजीशन का क्या है, m इंटू इसका पोजीशन क्या है, a प्लस l/2 माइनस x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस m। तो यानी अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास हम निकाले इतना आ रहा है मेरे अनुसार, लेकिन पहले निकाले तो मेरे अनुसार इतना आ रहा है, लेकिन ये पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है किसी रेफरेंस लाइन के, क्योंकि ये पोजीशन ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो गया, मास। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है, ma आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए कैपिटल ma आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ रहा है, कैपिटल m l/2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो गया, ये मल्टीप्लाई करके लिखे, इधर भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल a आ जाएगा, फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल ml आ जाएगा, फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mx आ जाएगा, फिर देखिए कैपिटल m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल ma आ जाएगा, कैपिटल m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल m l/2 आ जाएगा, कैपिटल m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mx आ जाएगा। अब देखिए सब मल्टीप्लाई करके लिखे, अब कुछ कटने वाला होगा, ma ml/2 ये भी कट रहा है, तो ma स्मॉल ma कट गया, कैपिटल ma कट गया, कैपिटल ml/2 भी कट गया, देखिए इतना सारा टर्म कट गया। अब इतना सारा टर्म कट गया तो इधर क्या आ गया, 0 बच गया। अब इस 0 वाले टर्म को क्या कीजिए, माइनस mx है और माइनस mx है, इस माइनस mx को इधर भेज दीजिए तो प्लस mx हो जाएगा, x को कॉमन कर लेना है। तो अब चलिए यहाँ लिख कर बताते हैं हम आपको, स्मॉल mx इधर आ गया, कैपिटल mx इधर आ गया, और इधर बचेगा क्या, सिर्फ ये स्मॉल ml बचेगा इधर, तो ml इधर बच गया, तो x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल m कैपिटल m डिवाइडेड बाय m, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m l है, तो m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू l। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़का को कन्फ्यूजन रहता है, क्या ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ आ रहा है, प्लैंक तो आगे चले गया, यानी सेंटर ऑफ मास भी तो आगे चले जाएगा, तो वे नहीं सोचना है सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो यहीं पे रहेगा, प्लैंक आगे जा रहा है जाने दो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है। तो इसका किसी भी रेफरेंस पर अगर इतना दूरी है, अभी मेरे कैमरा से आपके कैमरा से इसका दूरी इतना है, तो अभी भी कैमरा से इतना ही दूरी रहना चाहिए। एक्चुअल में ये वाला चीज़ यही है, खाली ये स्लाइड होकर इधर आया तो पिक्चर अलग बना है, तो यानी इससे ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, इसी कारण ये सारा चीज़ लगा है। और यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊँगा मैं कैसे ये चीज़ होता है। तो ट्रिक क्या है, ऑलवेज याद रखते हैं, क्या हमको क्या बोल रहा है निकालने, प्लैंक कितना घसकेगा इधर, तो प्लैंक घसकेगा, तो प्लैंक का मास क्या है, कैपिटल m है ना, तो वे कितना घसकेगा तो उसके अपोजिट देखना है, मास कितना है, इसका मास m है तो m ऊपर रहेगा और टोटल मास नीचे रहेगा, और टोटल प्लैंक का लेंथ कितना है, l, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि प्लैंक इधर कितना घसकेगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा कि आदमी कितना आगे जाएगा। मतलब जब आदमी चल रहा है इस पर, तो प्लैंक तो पीछे जा रहा है ना, तो यानी प्लैंक के रिलेटिव में आप कितना आगे बढ़े,
आदमी पहले यहीं पर था और आदमी फिर यहाँ पे आया, तो आदमी को लगा क्या हम एल चल गए, लेकिन एल चले हैं आप? एल नहीं चले, क्योंकि आप चल रहे थे उसके साथ पीछे से पीछे ऑटोमेटिक प्लैंक भी चल रहा था, तो उसके रिलेटिव में तो आप आगे ज़्यादा चल गए ना, तो आप पूरा डिस्टेंस चलिएगा। लेकिन अगर आप इफेक्टिवली आपको बोला जाए तो आप कितना चलिएगा? पोजीशन यहाँ था पहले आपका और आप चले कहाँ? यहीं पे पहुँचे ना, तो यही आपका इफेक्टिव पोजीशन हुआ। और ये पूरा लेंथ कितना है? एल है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स। और एल माइनस एक्स आप ज्ञात कीजिएगा, यहाँ से एल का एल है और एक्स का यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल माइनस एक्स जाइएगा तो इसका वैल्यू आएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एल। ये भी निकालना आसान था, क्योंकि अगर आप ट्रिक यहाँ याद रखना चाहते हैं तो ये ट्रिक है, इस तरह ये प्रोसेस हो गया। ट्रिक है क्या? अगर प्लैंक कितना आगे जाएगा तो जो दूसरा वाला मास है वो ऊपर में रहेगा और टोटल मास नीचे आ जाएगा और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई। और अगर बोल देंगे कि आदमी इफेक्टिवली कितना आगे आएगा तो टोटल प्लैंक का मास ऊपर और टोटल मास, क्योंकि आदमी का मास स्मॉल एम है तो प्लैंक का मास कितना वे ऊपर जाएगा और स्मॉल एम और ये नीचे आएगा और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया आपका। आपका क्वेश्चन दोनों आ सकता है, ये भी आ सकता है कितना आगे गया, या ये आ सकता है कि आदमी कितना उधर गया, तो दोनों तरह से आपको बनाना है। तो ये सारा चीज़ पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा तब तुरंत ये लिख लिया। ये लिखने में ज़्यादा हर्ज नहीं है, आपको पिक्चर विजुलाइजेशन आना चाहिए, यही सबसे बड़ा खासियत है इस क्वेश्चन का। अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक पुली से दो ब्लॉक लटका हुआ है, एक 2 kg का और एक 1 kg का। तो आपको पता है 2 kg वाला ये ग्रेविटी के अंदर है, मतलब पूरे पृथ्वी पे ये काम हो रहा है, तो इसको घींचेगा कि नहीं? पृथ्वी घींचेगा। तो 2 kg वाले को ज़्यादा फोर्स से, इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा mg, और इस पर फोर्स कम लगेगा, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वे बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये एक ही धागा से जुड़ा हुआ है, अगर एक ही धागा से जुड़ा हुआ है तो इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा वही एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर होगा। और हमें पता नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन होगा क्या, तो इसी कारण ए मान लिए। और हमें पता है ये नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 2g लग रहा है। इसमें नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? 1g लग रहा है, यानी g फोर्स लग रहा है। मास इंटू 2g न्यूटन, यानी 20 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेंशन फोर्स, तो इसका 2 मेथड है निकालने का, इसका एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसी कारण निकाल रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए नीचे है और ए बी ऊपर है, तो एक्सेलरेशन पता चल गया। तो हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये होता है। तो इसी कारण यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल रहे हैं। इसका मकसद ये है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? एक टेक्निक से अपनाएंगे। क्या? इसमें टेंशन फोर्स को इंटरनल रख लेंगे। इससे क्या होगा? टेंशन का कोई इक्वेशन आएगा नहीं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग एक एक्सेलरेशन मान लेंगे कि ये इधर से इधर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे लेके जाके देखेंगे क्या इधर नेट फोर्स कितना आ रहा है और इधर कितना नेट फोर्स है। तो यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे फोर्स नेट निकालेंगे। एक सिंपल सा मेथड है, क्या आप यहाँ टेंशन मान के, यहाँ टेंशन मान के, यहाँ टेंशन मानकर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के मास इंटू एक्सेलरेशन लगा के यहाँ पे बना सकते हैं और उससे टेंशन कटाइएगा। वो एक मेथड है। लेकिन एक दूसरा मेथड क्या है? फोर्स नेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स नेट इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है? तो ये डायरेक्शन बोल रहा है क्या 2g से हम खींचेंगे इधर, लेकिन ये बोल रहा है इधर से खींचेंगे। तो यानी ये क्या कर रहा है? तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा? 2g इधर लग रहा है और ये g फोर्स क्या कर रहा है? उसको कैंसिल आउट कर रहा है। क्योंकि अगर इसको आप ये इस तरह मोशन हो रहा है, लेकिन हम कंबाइंड मोशन लिए तो इसको आप स्ट्रेट लाइन में सोचिए। तो 2g से ये इधर जाए फोर्स लगा रहा है और g इधर फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स इधर कितना आएगा? g आएगा, यानी इधर नेट फोर्स कितना आ रहा है? g आ रहा है।
तो ये लिखे हैं 2g माइनस जी इज इक्वल टू मास टोटल कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से नहीं आ गया, एक्सेलरेशन कितना होगा g/3। तो एक्सेलरेशन तुरंत निकल गया, नहीं तो ऐसे आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। एक्सेलरेशन कितना होगा g/3, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ये g/3 से ऊपर जा रहा होगा, ये g/3 से नीचे आ रहा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डायरेक्शन चूज करना होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। तो अगर हम लोग नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2 kg, 2 लिख दिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है g/3, लेकिन नीचे क्या डायरेक्शन माने प्लस, तो यहाँ g/3 लिखेंगे। फिर प्लस साइन आया तो प्लस साइन लिख दिए। मास ऑफ बी क्या दिया हुआ है 1 kg, तो 1 kg लिख दिए। और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या दिया हुआ है ऊपर की ओर कितना से, -g/3 से, क्योंकि ऊपर को हम लोगों ने निगेटिव माना है। अब मास ऑफ ए मास ऑफ बी, तो मास ऑफ ए 2 kg प्लस 1 kg कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 2g/3 माइनस g/3, यानी ऊपर आ गया पूरा टोटल जोड़ के g/3 और नीचे 3। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा g/9। तो यानी ये आंसर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी का मैंने ये कराया कि यहाँ से आपको कंबाइंड दिखे क्या ये कैसे हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग पहुँच गए, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पूरा ध्यान से देखिए। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, कोई बॉडी सा है और इसका मास m दिया हुआ है और ये 37 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं और इसका स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये जब मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा तो ये दो पार्ट में इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक m/2 में और एक किस में m/2 में। तो टोटल मास m पुट जाएगा। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ना। उसके बाद बोल रहा है क्या एक पार्ट इमीडिएटली रेस्ट में आ जा रहा है, यानी जैसे ही दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ m/2 में, तो ये एक पार्ट जो है ये रेस्ट में आ गया, यानी रेस्ट में आ गया, यानी इसका वेलोसिटी 0 हो गया। और दूसरा पार्टिकल क्या है, गति में रहेगा, क्योंकि इनिशियल में कुछ इसके पास कुछ स्पीड है, तो इसके कारण कुछ गति में रहेगा या नहीं रहेगा हमको पता नहीं है। जो भी रहेगा गति में तो रहना ही है, फिक्स है, लेकिन हम अभी भी हम लोग जानते नहीं, तो मानकर चलेंगे नहीं है या जो भी है। तो एक पार्ट क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे ही ये पार्ट रेस्ट में आया तब ये सीधा सीधी फॉल करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, सीधा सीधी यहाँ पे फॉल कर जाएगा। तो बताना है आपको क्या ये जो दूसरा पार्टिकल है ये कितना यहाँ से, अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस बोले तो ये कितना दूर में जाके गिरेगा दूसरा पार्टिकल, इसी तरह कुछ पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले आप ट्राई करना है तो कर लीजिए। आपको जो बताए नहीं थे लास्ट वाला केस, फोर्स एक्सटर्नल अगर 0 नहीं हो तो कौन सा केस होगा, तो यही वाला केस है। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पर था, अब जैसे ही यहाँ पर गया तो इस पर तो फोर्स एक्सटर्नल ऑलवेज एक्ट हो रहा है, और वे फोर्स एक्सटर्नल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अगर हम इसमें बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज नीचे की ओर लग रहा है ना, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऑलवेज लगेगा। और इसको हम एक सिस्टम मानते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी का आकर्षण वाला ऑलवेज लगेगा। तो यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सटर्नल 0 है, नहीं है, फोर्स एक्सटर्नल 0 नहीं है, तो यानी लास्ट वाला केस हो गया। तो इसमें बताया था आपको कि इसका सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर ऑफ मास ये एक्सप्लोड नहीं किया रहता, दो पार्ट में नहीं बढ़ता, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी तरह चलता हुआ यहाँ पे आ जाता और अभी भी यही पाथ ये रिटेन करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी यही पाथ आ रहा है। अगर ये टकरा के गिर जा रहा भी है ना, तो यही सेंटर ऑफ मास का ये पाथ कभी बदलेगा नहीं। अगर फोर्स एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्चुअल पाथ रहता है वो कभी नहीं बदलने रहता है, क्योंकि इसके पूरे मोशन में एफ एक्सटर्नल काम कर रहा है,
इसी कारण इसका सेंटर ऑफ मास जो पाथ है वह हमेशा रिटेन करेगा। तो यानी जब ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए ये पार्टिकल इधर से फॉल हो रहा है, एक पार्टिकल आधा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इस दोनों का जब सेंटर ऑफ मास निकालिएगा तो यहाँ आएगा, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालिएगा तो यहाँ आएगा। तो यानी जो सेंटर ऑफ मास है ये कभी नहीं बदलेगा। जब ये और ये पार्टिकल का मास निकालेगा तो ये इसका यहाँ पे आएगा, इस तरह का ये है। तो हम लोग का सिंपल सा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करने वाला है। अगर ये पूरा प्रोजेक्टाइल हो गया, पूरा पार्टिकल गिर गया ये यहाँ, और ये पार्टिकल यहाँ पे फॉल कर गया, तो उसके सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करने वाला है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो यहीं पे रहता, लेकिन ये एक्सप्लोड कर गया तो उसके बाद भी ये सेंटर ऑफ मास वाला चीज़ यहीं पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्टिकल आधा पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेगा तो यहीं पे आएगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले बात, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का सिंपल सा उपाय है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस को क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को मान लेंगे वाई एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, अब जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और एक पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी हम मानेंगे m1 पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये m/2 स्थान है, और ये m2 पार्टिकल कहाँ पे आया नहीं जानते हैं, लेकिन इसका भी वैल्यू कितना है, m/2 है। अब ये तो सेंटर ऑफ मास पता है, यहीं पे लाई करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है, r वैल्यू है, कैपिटल R, क्योंकि यही रेंज होगा ना। अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता तो यहीं पे रहता, एक्सप्लोड कर गया तो फिर भी ये इसके बाद भी ये इसी पाथ में चलेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐसे चला, तो ये रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेंज इज इक्वल टू 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो यहाँ पे सिंपली इसी पर फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। अब देखिए हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आ जाएगा, r,0, और इसका क्या आएगा, ये m1 का, इस दोनों के ये यहाँ से रेस्ट में आ गया था, रेस्ट में आ गया, तो यानी एक पार्टिकल क्या होगा, सीधा सीधी गिर जाएगा, एक आधा पार्टिकल, और आधा पार्टिकल इधर दूर में जाके गिरेगा। और इसका सेंटर ऑफ मास बताना जरूरी है क्या, सिंपल सा ऐसे भी बन जाएगा। अगर मास अलग अलग दिया रहता ना तब कुछ दिक्कत आता, तो हम बोलेंगे एक m1 मास कितना है, r/2 डिस्टेंस पर है यहाँ से, क्योंकि ये इसके बीच में गिरेगा ना, क्योंकि रेस्ट में आके गिरेगा, तो ये r/2 डिस्टेंस हो गया, ये r/2 डिस्टेंस हो गया। अभी बताइए ये m/2 मास है और ये m/2 मास है, अगर दो मास रहता है इक्वल तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, तो हमें पता है। तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बीच में ये थोड़ा सा रुक गया वीडियो, मुझे पता नहीं चला, मैं 5-6 मिनट आगे निकल गया तो बाद में पता चला। तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ। क्या m/2 मास यहाँ पर एक गिरा और एक m/2 मास यहाँ पे गिरा, तो आपको यहाँ पे बता रहा था कि अगर ये m मास है तो ये बीच में लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो उसी तरह यहाँ m/2 मास है और ये भी m/2 मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। और हमें पता है ये r डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस r/2 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3r/2। तो देखिए सिंपल से हम पहले r निकाले, r का फॉर्मूला लिख दिए थे उस समय, 2u cos थीटा, 2u का वैल्यू 7 पुट किए, cos 37 डिग्री कितना आता है, 4/5, फिर u का वैल्यू पुट कीजिए और sin 37 पुट कीजिए, कितना 3/5, यहाँ से कैंसिल करा के 345.6 मीटर आ रहा है, 345.6 मीटर। यहाँ पे गुना भी किए थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किए थे, अब यहाँ से हमको यहाँ का पोजीशन बताना था, 3r/2, इसका वैल्यू निकाले तो इतना आ रहा है। और इसमें आपको एक ट्विस्ट बताए थे, क्या, अगर m/2 मास नहीं दिया है, m/3 मास दिया हुआ है और 2m/3 मास दिया हुआ है,
तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी इक्वल मास है तब ना ये बीच में लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास। अगर इक्वल मास नहीं रहे तो सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी पाथ में चलेगा, अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो इस पाथ में, और कर भी रहा है तो इसी पाथ में चलेगा, ये इधर और ये इधर, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ में चलेगा। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन पता है, और जो m1 मास है यहाँ पे क्या आ जाता है, m/3 आ जाता, तो m/3 का भी पोजीशन पता चल जाता। और अब क्या होता है 2m/3 यहाँ पर आ जाता है, इसका पोजीशन नहीं पता चलता। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, x सेंटर ऑफ मास पता है, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 करेंगे तो m ही आएगा। तो यहाँ पे x1 पता है, यानी ये पोजीशन पता है, ये r/2 होगा। सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन पता है, r होगा। हमको इसका पोजीशन नहीं पता है, तो x2 मानकर यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, m2 तो पता है, x2 निकाल लेंगे। इस तरह करके ये बना सकते हैं। अगर आपका अगर इक्वल मास नहीं दिया हुआ है, इक्वल मास दिया है तो ये साधारण सा ट्रिक लगा दिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस ख्याल से है क्योंकि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 नहीं है। एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है। एफ एक्सटर्नल अगर 0 नहीं रहता है तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता तो जिस पाथ में जाता, और अगर एक्सप्लोड कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ में जाएगा। ये ऑलवेज याद रखिएगा। आई होप दोस्तों, फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन पे। अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोगों का कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। उसमें थ्योरी बहुत कम है, 5-10 मिनट का थ्योरी होगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा 50-60 मिनट। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस एडवांस लेवल का। और ये वीडियो पसंद आया है तो इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए वरदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ऑसम।